हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हम यहाँ पे बच्चों आपके लिए पर्टिकुलर ऐसे वीडियोस लेके आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक वाले हैं। और जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि मैथमेटिक्स बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, तो उन बच्चों के लिए मैं आपको बता दूं कि बहुत ही यदि बेसिक से आप कॉन्सेप्ट लेवल पे पढ़ेंगे तो मैथमेटिक्स बहुत इजी चीज है। यदि आप कॉन्सेप्ट वाइज नहीं पढ़ रहे हैं तो आपके लिए मैथमेटिक्स बहुत हार्ड टॉपिक रह सकता है। जो बच्चे नए हैं वो प्ले लिस्ट में जाके हमारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं और वो लिंक करके देख पाते हैं कि उनको ऐसी चीजें मिलती हैं जो बिल्कुल ग्रास रूट से समझाई जा रही हैं। तो आज बच्चों हम आपके लिए लेके आए हैं फंक्शंस में हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जैसे मान लीजिए मॉडुलस फंक्शन है, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, या फिर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन है। ये कुछ ऐसे नाम वाले फंक्शंस हैं जिनमें बच्चे थोड़ा सा दिक्कत महसूस करते हैं, तो उनकी दिक्कतें इस वीडियो को देखने के बाद में हट जाएंगी। और फ्रैक्शनल पार्ट यदि आपका लिमिट में आता है या कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में कहीं पे भी आता है तो उनको इस टॉपिक को समझने में तो दिक्कत नहीं आने वाली है। तो वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखें और चीजों को समझें कि आज के टॉपिक में हमने क्या सीखा है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, जिसका शॉर्ट में नेम होता है आपका एफपीएफ, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। जैसा कि बच्चों आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये फ्रैक्शनल पार्ट की बात कर रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है ना। इसको हिंदी में बोलें तो भिन्नात्मक भागफलन, भिन्नात्मक भागफलन ये हमारा आज का टॉपिक है, जिसके बारे में हमें पूरा स्टडी करना है आज। तो देखिए बच्चों, ये फ्रैक्शनल पार्ट की क्या बात कर रहा होता है। देखिए हमारे पास में जो भी नंबर्स होते हैं, हम नॉर्मल एग्जांपल के तौर पे नंबर ले लेते हैं। हमारे पास में कोई भी न्यूमरल है, कोई भी नंबर है, सपोज 2.5। इस नंबर को यदि देखूं तो इसमें मेरे पास में एक तो कंप्लीट पार्ट है ना, कंप्लीट जो डेसिमल से पहले वाला है, और एक इसमें फ्रैक्शनल वाला पार्ट है। ये फ्रैक्शन वाला पॉइंट के डेसिमल के बाद वाला है, तो इसको मैं 2 लिख सकता हूं, प्लस में 0.5 लिख सकता हूं, है ना। तो ये मेरा इंटीग्रल पार्ट है और ये मेरा फ्रैक्शनल पार्ट है ना। तो हमारे पास में कोई भी नंबर होता है, हम उसको ब्रेक करके इस तरीके से लिख सकते हैं। और हम बच्चों आज क्या पढ़ेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट वाले के बारे में पढ़ेंगे। इंटीजर वाले का वीडियो हमने अलग से बच्चों बना रखा है, जो बच्चे नए आए हैं वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो कैसे वर्क करता है। तो हमें फ्रैक्शनल वाले पार्ट के बारे में स्टडी करना है। अच्छा, इसके लिए बच्चों सिंबल क्या होता है या इसकी डेफिनेशन क्या होती है, पहले सबसे पहले उसी की शुरुआत कर लें। तो हमारा जो नॉर्मल फंक्शन होता है उसको y = fx के रूप में हम डिनोट करते हैं, y = fx। तो इसके लिए जो सिंबल है वो ये है ना, x है वो आपका करले ब्रैकेट्स में डिनोट कर दिया जाता है, यानी y = फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, है ना। जैसे हमारा मॉडुलस फंक्शन होता है उसको कैसे डिनोट करते हैं, y = मॉडुलस ऑफ x, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को y = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। वैसे ही बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट के लिए y = फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब इसकी डेफिनेशन क्या है उसको हम समझते हैं। सपोज हमारे पास में ये जो 2.5 है, ये 2.5 है, ये हमारा नंबर है, तो इसको मैं लिख लेता हूं x, है ना। और इसमें मेरे पास में ये है मेरा इंटीजर पार्ट, तो इसको मैं इंटीजर पार्ट क्यों बोलूं, क्योंकि मेरे पास में ये x है। मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिख सकता हूं, क्योंकि 2.5 का यदि आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो 2.5 से जस्ट पिछले वाला इंटीजर कौन सा बनेगा, 2 बनेगा, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हो गया। अच्छा, इसमें आपको फ्रैक्शनल वैल्यू नंबर में कितनी मिल रही है, इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू आपकी 0.5 मिल रही है। इसका मतलब इसमें क्या जुड़ा हुआ है, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जुड़ा हुआ है। यानी कोई भी नंबर है वो नंबर 2 तरीकों से बनता है, कैसे कैसे, उस नंबर में इंटीजर पार्ट भी होता है और उस नंबर में फ्रैक्शनल पार्ट भी होता है। तो हाँ, ये हमारा 2.5 नंबर है, इसमें इंटीजर पार्ट कितना है, इसमें इंटीजर पार्ट 2 है, और इसमें फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, इसमें 0.5 है।
तो किसी भी नंबर को क्रिएट करने के लिए हमारे पास में इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों होने चाहिए। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या पढ़ना है, हमें फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पढ़ना है। तो एक्चुअली इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैं ट्रांसपोजिशन वाले नियम से इस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को इधर ला सकता हूं। तो क्या होगा, इधर यदि वैल्यू प्लस की है तो इधर आके माइनस की हो जाएगी। मींस फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू यदि निकालना चाहूं तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यही बच्चों इसकी डेफिनेशन बन जाएगी कि जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है वो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बन जाएगा। ओके बच्चों, ये हमारी बेसिक डेफिनेशन है ना। इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं कि ये हमारी डेफिनेशन है किसकी, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की। अब इसके हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हम इसको रिलेट कर पाएं और ग्राफ को डिनोट कर पाएं कि ग्राफ कैसे बनेगा इसका। मान लीजिए बच्चों आपने इंटीजर्स उठा लिए है ना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटीजर्स की, क्योंकि हमारे नंबर लाइन होती है, उस नंबर लाइन पे सारी वैरायटी के नंबर्स मिलते हैं। हमारे पास में इंटीजर वैल्यूज भी होती हैं और नॉन इंटीजर वैल्यूज भी होती हैं। तो एक बार हम इंटीजर्स के लिए वर्क करते हैं और इंटीजर्स में क्या होता है वो देखते हैं। सबसे पहले न्यूट्रल इंटीजर जीरो को उठा लेते हैं। यदि हमने जीरो को उठाया है तो मैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन चलूंगा। तो पहले मैं उस नंबर को लिख दूंगा यानी जीरो लिख दूंगा, माइनस में उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी जीरो का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखूंगा। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, देखो जीरो तो ये आएगा, जीरो का ग्रेटेस्ट इंटीजर लूंगा तो जीरो में मेरे पास में इंटीजर वैल्यू होने की वजह से इसका इंटीग्रल वैल्यू भी यही होने वाला है, यानी ये जीरो का जीरो दे देगा। चलिए बच्चों, फिर मैंने वन लिया तो इसके लिए क्या आएगा, ये वन है तो यहां पे वन आएगा, माइनस यहां पर वन का मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है तो वन का ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर होने की वजह से वन ही होगा, तो ये वैल्यू वन माइनस वन यानी जीरो हो जाएगी। और सपोज करते हैं जैसे मान लीजिए आपने लिया माइनस का वन है ना, माइनस का वन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन चलते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, माइनस का वन हो जाएगा, यहां वैल्यू बन जाएगी आपकी माइनस की वन, फिर माइनस और फिर माइनस वन का मेरे को ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है। तो बच्चों माइनस वन इंटीग्रल वैल्यू होने की वजह से ये अपना इंटीग्रल वैल्यू उतना ही जनरेट कर देगा, यानी ये माइनस का वन फिर माइनस और माइनस वन का इंटीग्रल वैल्यू भी माइनस का वन, तो ये बच्चों माइनस का वन प्लस में वन टोटल मिला के जीरो हो जाएगा, है ना। अभी तक के मैंने तीन एग्जाम्पल लिए हैं जिनमें न्यूट्रल भी ले लिया, प्लस वाला इंटीजर भी ले लिया, नेगेटिव वाला इंटीजर भी ले लिया। इन तीनों में मेरे को क्या आंसर मिल रहा है, इन तीनों में मेरे को जीरो आंसर मिल रहा है। इसका रीजन क्या है बच्चों, आप ध्यान से देख पाओ तो यहां पे ये इंटीजर वैल्यू है और इंटीजर में फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं। ये इंटीजर है फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, ये इंटीजर है फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, इसीलिए तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द इंटीग्रल वैल्यूज, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द इंटीग्रल वैल्यूज इज जीरो। तो सबसे पहले एक चीज का ये ध्यान रख लें कि इंटीजर पे फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आने वाली है, जीरो आने वाली है। यदि आपने इंटीग्रल इनपुट दे दिया, इंटीजर इनपुट दे दिए, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या न्यूट्रल हो, तो आपको कितनी वैल्यू मिलेगी फ्रैक्शनल पार्ट की, जीरो मिल जाएगी। ठीक है, एक चीज हम शॉर्ट आउट ये कर सकते हैं, है ना, ग्राफ बनाने में हमारे ये पॉइंट है, ये बहुत मदद करने वाला है। ओके बच्चों, चलिए इसका मतलब मैं क्या याद कर सकता हूं, एक मेरा स्टार पॉइंट क्या याद कर सकता हूं, यदि मैंने x मेरा इंटीजर ले लिया है तो मुझे फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू है वो जीरो मिलेगी। फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कितनी मिलेगी, जीरो मिल जाएगी, यदि मैंने x मेरा इंटीजर ले लिया है। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं कि अदर वैल्यूज हो तब क्या होने वाला है। तो बच्चों देखिए हमारी डेफिनेशन का जो क्रैक हो रहा है वो इसकी वजह से ही हो रहा है ना। तो मैं इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा और एलाबोरेट करता हूं, है ना, इसकी वैल्यू कैसे कैसे जनरेट होगी। देखिए यदि बच्चों मैंने x का वैल्यू बिलोंग करवाया 1 से लेके 2 तक, देखिए एक बार 1 इंक्लूड करता हूं और 2 इंक्लूड करता हूं, 2 इंक्लूड नहीं करता हूं। मैंने x के वैल्यूज क्या लिए हैं, 1 लिया है, 2 नहीं लिया है, 1 और 2 के बीच वाली वैल्यूज ली है ना। तो ऐसा करने पर मेरा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इस मामले में मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो क्या होता है, 1 और 2 के बीच वाली वैल्यू देखिए, 1 पर भी ये 1 ही होगा, 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 1 ही होगा
1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 1 ही होगा, 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 1 ही होगा। इसका मतलब 1 और 2 वाली यदि मैंने रेंज ली तो मुझे 1 ही ग्रेटेस्ट इंटीजर के रूप में मिलने वाला है। ओके बच्चों, इसका मतलब यदि मैंने x के ऐसे वैल्यूज सेलेक्ट किए हैं जो 1 और 2 वाली रेंज में है तो इसका वर्क तो 1 होने वाला है। इसका मतलब मैं इस वाली डेफिनेशन के लिए क्या लिख सकता हूं कि ये मेरा x है और ये अपनी वैल्यू कितनी जनरेट करेगा, ये वैल्यू अपनी 1 जनरेट करेगा, तो x माइनस 1 बन जाएगा। यानी y जो मेरा फ्रैक्शनल पार्ट वाला फंक्शन है उसकी वैल्यू x माइनस 1 बन जाएगी। लेकिन किस रेंज में बनेगी? यदि मैंने x के वैल्यूज 1 और 2 वाले ग्रुप से लिए हैं, है ना। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है। एक बैक साइड वाला एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आपने x के वैल्यूज हैं वो लिए हैं -1 से 0 की रेंज वाले, -1 से 0 की रेंज वाले, ठीक है। और उसमें हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो कितनी वैल्यू जनरेट करता है वो एक बार देख के बताइए। यदि मैंने -1 से 0 लिया है तो देखिए -1 खुद इंटीजर इसमें इंक्लूडेड है बच्चों। ये मैंने बड़ा ब्रैकेट लगा रखा है, ये छोटे वाला पैरेंथेसिस लगा रखा है। तो बच्चों ये वाला इंक्लूड नहीं है, ये वाला इंक्लूड है। इसका मतलब -1 यदि मैंने ले भी लिया तो -1 का इंटीग्रल पार्ट -1 होगा, ठीक है। और यदि मैंने 0 से लेफ्ट साइड वाले वैल्यूज लिए हैं लेकिन -1 से पहले वाले वैल्यूज लिए हैं, सपोज आपने माइनस का 0.5 लिया है या माइनस का 0.2 लिया है, तो आपको जस्ट बैक साइड वाला इंटीजर आंसर के रूप में मिलेगा। इसका मतलब आपका इसका आंसर कितना आने वाला है? इसका आंसर -1 आने वाला है, ठीक है बच्चों। तो ये वाला जो ग्रुप है इस वाले ग्रुप में आंसर ये आ रहा है। यदि मैंने x के वैल्यूज ये लिए हैं तो इस ग्रुप में आंसर क्या आएगा? देखिए ये तो x है, ग्रेटेस्ट इंटीजर अपना वैल्यू कितना दे रहा है? -1 दे रहा है। -1 माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस का 1 दे देगा, यानी मेरा y का वैल्यू कितना आने वाला है? y का वैल्यू मेरा x प्लस 1 आने वाला है, ठीक है बच्चों। -1 से 0 वाली रेंज में एक एग्जांपल और लेते हैं। -1 से 0 ले लिया है, 1 से 2 ले लिया है, 0 से 1 और ले ले, 0 से 1 और ले लेते हैं। 0 से 1 वाले मामले में वो देखते हैं क्या होता है। यदि हमने x के जो वैल्यूज हैं वो 0 से 1 वाले ग्रुप में लिए हैं तब हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो क्या वर्क करेगा? देखिए 0 से 1, 0 आपने ले लिया इंटीजर वैल्यू तो इंटीजर पे तो आंसर 0 ही देता है। लेकिन 1 से छोटी और 0 से बड़ी वैल्यू यानी 0.2 ले ली तो 0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 0 ही होगा। तो इस वाले मामले में ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 वर्क करेगा। इसका मतलब y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो इसका वैल्यू 0 यदि जनरेट होने वाला है तो x माइनस 0 मतलब आपका x बनेगा, यानी y इज इक्वल टू x, ये आंसर आ रहा है। यहां पे y इज इक्वल टू x प्लस 1 आ रहा है। तो बच्चों अभी तक की हमने जो स्टडी की है उसमें हमारे ग्राफ के लिए हमें हेल्प मिल चुकी है कि आंसर किस तरीके से बनने वाले हैं, है ना। तो एक बार इस डेफिनेशन से हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें और यदि हमें प्रॉपर्टी ठीक से नजर आ जाए तो फिर हम ग्राफ को आगे बढ़ा के जो अदर ग्रुप्स हैं उनमें भी शो कर सकते हैं। देखिए बच्चों ये वाली आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सबसे पहले मैं इंटीजर्स की बात करूंगा। ये हमारे पास में पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, -1, -2, -3, -4 ये वाले मेरे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ये हमारा जीरो न्यूट्रल इंटीजर है। तो हमने जैसा डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि इंटीजर्स पे 0 आएगा वैल्यू। यदि हम ग्राफ बनाना चाह रहे हैं y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का, तो इसमें यदि इंटीजर इनपुट दे दिया तो इंटीजर पे फ्रैक्शनल पार्ट अपनी वैल्यू 0 देता है। अगेन देखिए बच्चों हमने देखो अभी तक के डिस्कशन में जो लिखा है इससे प्रीवियस वाला एक डिस्कशन और इंक्लूड कर लेते हैं कि यदि हमने इंटीजर्स ले लिया है, यदि हमने इंटीजर लिया है तो फ्रैक्शनल पार्ट कितनी वैल्यू बना के देता है? फ्रैक्शनल पार्ट हमारी 0 वैल्यू बना के देता है ना। ये वाला डिस्कशन इंक्लूड कर लें इसमें तो हम कंप्लीटली रेडी हैं किसके लिए? ग्राफ के लिए, ठीक है बच्चों।
तो ग्राफ देखिए इस तरीके से बनाते हैं, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का। यदि इंटीजर आप इनपुट में लोगे तो इंटीजर पे 0 बना के देगा, यानी आपने 0 दिया तो भी 0, 1 दिया तो भी 0, 2 दिया तो भी 0, 3 पे भी 0, 4 पे भी 0, -1 पे भी 0, -2 पे भी 0, -3 पे भी 0, -4 पे भी 0। इंटीजर वैल्यूज पे आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट यदि हम बात कर लेते हैं 0 से 1 वाले ग्रुप की, 0 तो ले ही लिया, अब 0 से 1 वाले ग्रुप की बात करूंगा तो 0 से 1 वाले ग्रुप में मेरा y इज इक्वल टू x आएगा, यानी फ्रैक्शनल पार्ट वही वैल्यू देगा जो तुमने इनपुट में दी है, यानी y इज इक्वल टू x। अब बच्चों आप जानते हो कि y इज इक्वल टू x क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है जो 45 डिग्री एंगल पे है, 45 डिग्री एंगल पे है, ये y इज इक्वल टू x वाली लाइन है। लेकिन ये लाइन बच्चों चलेगी कहां तक? ये 0 और 1 के ग्रुप तक चलेगी जिसमें 1 इंक्लूड नहीं है, यानी आपने 0.9 दिया तो भी आंसर 0.9 है, 0.9 दिया तो भी 0.9 है, 0.8 दिया तो भी 0.8 है, 0.2 दिया तो भी 0.2 है, 0.5 दिया तो 0.5 है, यानी 0.1 पे 0.1 आंसर आएगा, 0.2 पे 0.2 आएगा, 0.3 पे 0.3 आएगा, 0.9 पे 0.9 आएगा। लेकिन 1 पे 0 आएगा, 1 पे 1 नहीं आएगा, है ना। देखिए ये वाला यदि मैं बात करूं तो ये 1 का मैं मान सकता हूं कि यहां पे 1 है, तो 0.9 पे 0.9 मिलेगा, 0.8 पे 0.8 मिलेगा, 0.5 पे 0.5 मिलेगा, 0.2 पे 0.2 मिलेगा, है ना। 1 पे 1 नहीं मिलेगा, 1 पे 0 मिलेगा, क्योंकि ये जो इनपुट्स हैं वो आपके 0 से 1 वाली रेंज के हैं। ओके बच्चों, तो इसका मतलब 0 से 1 वाले एरिया में किसका ग्राफ बनाना है? y इज इक्वल टू x का ग्राफ बनाना है। फिर 1 से 2 वाली रेंज का देखते हैं, 1 से 2 वाली रेंज, तो इसमें y इज इक्वल टू x माइनस 1। बच्चों y इज इक्वल टू x माइनस 1 वाली एक स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल टू x माइनस 1 एक स्ट्रेट लाइन है, और इसका स्लोप क्या है? स्लोप +1 है, यानी y इज इक्वल टू x के पैरेलल लाइन चलेगी, y इज इक्वल टू x के पैरेलल लाइन चलेगी। और ये लाइन कहां से पास होगी? यदि मैं x का वैल्यू 1 डाल दूंगा तो y का वैल्यू 1 माइनस 1 यानी 0 हो जाएगा। मतलब ये वाली लाइन हमारी 1,0 से जा रही है, 1,0 से जाएगी, मतलब यहां से लाइन जाएगी पक्का, 1,0 से लाइन जाएगी और होगी y इज इक्वल टू x वाली के पैरेलल। तो बच्चों ये वाली लाइन जाएगी और ये आपका 1 से 2 वाली रेंज में ग्राफ बनना है इसका, यानी 2 लेना भी नहीं है, 2 से पहले 1.9 पे इसका आंसर 0.9 आएगा, है ना। 1.5 पे इसका आंसर 0.5 आएगा, 1.2 पे इसका आंसर 0.2 आएगा, 2 पे आंसर 1 नहीं आएगा, 2 पे आंसर 0 ही आएगा, है ना। फिर हम बात कर लेते हैं किसकी? -1 से 0 वाली। -1 से 0 वाले ग्रुप में देखिए, -1 से 0 वाले ग्रुप में जो लाइन है वो आपकी कौन सी है? y इज इक्वल टू x प्लस 1 बन रही है। तो बच्चों ये लाइन कहां से पास हो रही है चेक कर लो, x का वैल्यू -1 यदि डाल देता हूं, -1 प्लस 1 यानी 0 हो जाएगा, तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा, मींस ये वाली लाइन आपकी -1,0 से जा रही है। और इसका स्लोप कैसा है? इसका स्लोप +1 ही है, y इज इक्वल टू mx प्लस c से यदि कंपेयर करोगे तो m का वैल्यू +1 है, यानी इसके ही पैरेलल जाने वाली है, मींस लाइन इसके पैरेलल जाएगी और इस तरीके से बनेगी। और यहां पे जब यदि 0 डाल देंगे तो 0 पे आपको 1 नहीं मिलेगा, 0 पे आपको 1 नहीं मिलेगा, 0 पे तो 0 ही मिलेगा। तो अभी ये जो हम ग्राफ देख रहे हैं बच्चों, ये हमें सेम ऐसी पैरेलल लाइंस दे रहा है जो इस तरीके से कंप्लीट आप कर सकते हो, मींस यहां से लेके यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये वाला ग्राफ क्रिएट कर सकते हो। ओके बच्चों, यदि हम इससे आगे जाना चाहें तो जा सकते हैं, है ना। यहां पे 5 आ जाएगा आपका, 5 पे 0 दे देगा। तो ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ है। अब इस ग्राफ को देख के हम डोमेन और रेंज भी डिसाइड कर सकते हैं, है ना। इसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है, वो देखते हैं। डोमेन क्या होता है? डोमेन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट
फंक्शन। डोमेन का मतलब होता है x की कौन कौन सी वैल्यू इसके लिए एक्सेप्टेबल है। तो देखो x की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब इसका डोमेन है वो रियल नंबर है। इसकी बच्चों जो रेंज है, रेंज कितनी आएगी, रेंज देखिए ये 1 से ऊपर नहीं बन रहा है ना, 0 से नीचे भी नहीं बन रहा है, यानी y एक्सिस के कौन कौन से वैल्यूज ये जनरेट कर सकता है। देखिए y के कौन कौन से वैल्यू जनरेट कर सकता है, 0 से 1 के बीच वाले कर सकता है ना। यदि हम टॉर्च लेके इधर से लाइट डालें तो क्या होने वाला है, 0 से लाइट पास नहीं हो पाएगी, 1 से पास हो जाएगी, क्योंकि 1 पे होल बने हुए हैं। इसका मतलब 1 अपने आंसर में नहीं आने वाला है, 0 से लाइट पास नहीं होगी क्योंकि यहां पे डॉट बने हुए हैं, 0 और 1 के बीच से भी लाइट पास नहीं होगी क्योंकि यहां पे ग्राफ बना हुआ है। इसका मतलब यदि इधर से हम टॉर्च लेके लाइट डालें तो ऐसा मान सकते हैं कि y एक्सिस पे छाया कहां बनेगी, y एक्सिस पे जो छाया बनने वाली है बच्चों वो आपकी 0 से लेके और 1 तक बन सकती है ना। 1 से पहले पहले 1 नहीं बनेगी, 1 से तो लाइट पास हो जाएगी। इसका मतलब कौन सा एरिया काला होने वाला है। यदि शैडो की बात करूं तो मैं ऐसा मान सकता हूं कि ये वाला ग्रुप है, यहां पे शैडो मेरी बन जाएगी, है ना। तो इसका मतलब 0 से लेके 1 तक की इसकी रेंज है। यदि इसको इंटरवल फॉर्मेट में लिखूं तो इस तरीके से लिख सकता हूं कि 0 से लेके 1 तक का मेरा ये ग्रुप रहेगा, इसमें ये मेरा रेंज का इंटरवल है। ओके बच्चों, तो हमने अभी तक क्या डिस्कस किया है, इसकी डेफिनेशन देखी है, उसके बाद में इसका ग्राफ बनाया है, ग्राफ बना के इसका डोमेन और रेंज लिखा है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज देखने के बाद में ये वीडियो एंड होगा। तो प्रॉपर्टीज में देखिए सबसे पहले मैं यदि बेसिक इसकी प्रॉपर्टी की बात करूं तो इसमें पहली प्रॉपर्टी आप ये बोल सकते हो कि यदि आपने कोई वैल्यू इस तरीके से लिया है कि उसमें कोई इंटीजर है और कोई x नाम की वैल्यू है और उसका तुम्हें फ्रैक्शनल पार्ट कैलकुलेट करवाया है, तो इसका आंसर बच्चों यही होगा, है ना। i का मतलब इंटीजर वैल्यू है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, आपने लिखा 2.5 और इसका फ्रैक्शनल पार्ट आपको निकालना है ना, 2.5। तो 2.5 में इंटीजर कौन है, इंटीजर 2 है। तो इसको यदि मैं ब्रेक करके ऐसे लिख दूं कि इसमें 2 तो इंटीजर अलग है और इसमें 0.5 है ना, तो मेरा इसका आंसर कितना आने वाला है, इंटीजर को छोड़ दीजिए, यानी इसका आंसर 0.5 आने वाला है। और आएगा क्योंकि आप यदि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन चले ना, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होगा, 2.5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5, यानी आप 2.5 वैल्यू से क्या लेस करेंगे, 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो कि 2 होता है, तो 2.5 में से 2 लेस करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। तो बच्चों इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0.5 का फ्रैक्शनल पार्ट आपको यहीं पे ले जाके दे देगा, यानी 0.5 ही क्रिएट करेगा। इसका मीनिंग है कि यदि किसी भी नंबर का आपको फ्रैक्शनल पार्ट कैलकुलेट करना है तो उस नंबर को आप इस तरीके से ब्रेक कर लो कि उसमें इंटीजर पार्ट को रिमूव कर दो, है ना, नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो। अगेन मान लीजिए आपके पास में 100 पॉइंट में 5 लिखा हुआ है, तो आप इसमें इंटीजर पार्ट को हटा सकते हो, यानी इसका जस्ट आंसर कितना लिख सकते हो, 0.5 लिख सकते हो। यदि आपके पास में ऐसा है तो ये कर सकते हो। लेकिन नेगेटिव वैल्यूज के बारे में बच्चों ध्यान रखना कि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज क्रिएट नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शनल पार्ट है वो आपका पॉजिटिव बना रहना चाहिए, है ना, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें, मान लीजिए आपके पास में कोई नंबर है और वो नेगेटिव है। अब इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, है ना, वैसे तो एग्जांपल लेके हम डिसाइड कर सकते हैं इसके बारे में, लेकिन इसको पहले हम डेफिनेशन से समझें और फिर एग्जांपल लेके इसको रिलेट करें। -x का फ्रैक्शनल पार्ट 0 बन जाएगा यदि तुमने x इंटीजर लिया है, और ये वैल्यू 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बन जाएगी यदि वो x इंटीजर नहीं लिया है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिखा माइनस का 2.5 का फ्रैक्शनल पार्ट, है ना, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन चलेंगे तो इसमें पहले आ जाएगा x यानी -2.5,
और फिर उसमें से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना ये लेस कर देंगे। तो ये माइनस में 2.5 है, ये माइनस है, माइनस 2.5 बच्चों कहां पे है, -2 और -3 के बीच वाली वैल्यू है। तो -2.5 से जस्ट बैक साइड वाला इंटीजर -3 होगा, तो यहाँ पे -3 आएगा। मींस यहाँ पे -3 होने की वजह से ये प्लस का 3 और माइनस में 2.5, यानी अल्टीमेटली आंसर कितना हुआ, ये 0.5 हुआ, 0.5। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने माइनस का 3.7 लिया है, माइनस का 3.7। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन चलते हैं, माइनस में 3.7 माइनस और यहां -3.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये आपका माइनस का 3.7, ये -3.7 वैल्यू है वो आपकी -3 और -4 के बीच वाली है। तो -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, सॉरी -3.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो बैक साइड वाला इंटीजर यानी -4 दे देगा। यदि -4 देगा तो इसको +4 -3.7 कह के आप इसका आंसर कितना कर पाओगे, इसका आंसर 0.3 कर पाओगे, 0.3 कर पाओगे। इसका मतलब बच्चों हो क्या रहा है वो एक बार चेक करें, क्या ये इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, क्या ये इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, ये चेक करते हैं, है ना। एक्चुअली बच्चों आप क्या कर रहे हैं, देखिए मैंने यदि इस डेफिनेशन को इस तरीके से लिखा कि 1 में से मैं 2.5 का फ्रैक्शनल पार्ट रिमूव कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। यहां पे भी 1 माइनस में 3.7 का फ्रैक्शनल पार्ट रिमूव कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। देखिए 2.5 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, 0.5। तो 1 माइनस 0.5 का आंसर कितना हुआ, 0.5। यही आपका मैच कर रहा है इससे। अगेन 3.7 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, 3.7 का फ्रैक्शनल पार्ट ये 0.7 है, तो 1 में से इसको लेस कर दो तो आपको 0.3 मिल जाएगा। यही आपका इससे आंसर मैच कर रहा है। मींस आप यदि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x कैलकुलेट करना चाहते हो तो यदि आपने इंटीजर वैल्यू डाली है तो इसका आंसर 0 है, लेकिन नॉन इंटीग्रल वैल्यू है तो आप इसका आंसर इस तरीके से डायरेक्टली निकाल सकते हो, यानी 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये बच्चों आपकी सेकंड प्रॉपर्टी थी। बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टीज आएंगी बच्चों। थर्ड वाली प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। देखिए यदि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x आपने ऐड किया तो वैल्यू क्या बनेगी। अगेन वही है, देखिए x यदि आपने इंटीजर ले लिया तो टोटल आंसर इसका 0 बनेगा, लेकिन यदि x आपने इंटीजर नहीं लिया है तो इसका आंसर 1 बन जाएगा। अब ये कैसे क्रिएट हो रहा है आप एग्जांपल लेके इसको रिलेट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने 1.7 लिया, है ना। एग्जांपल लेते हैं, आपने 1.7 लिया, 1.7 का फ्रैक्शनल पार्ट प्लस -1.7 का फ्रैक्शनल पार्ट, है ना। 1.7 का फ्रैक्शनल पार्ट तो आपका 0.7 होगा, और नेगेटिव वाले का कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 माइनस 1.7 पॉजिटिव का फ्रैक्शनल पार्ट। तो बच्चों ये 0.7 है प्लस ये 1 माइनस 1.7 का आपका फ्रैक्शनल पार्ट कितना क्रिएट करेगा, 1.7 का फ्रैक्शनल पार्ट, है ना। मैं चाहता तो इससे कैंसिल आउट कर सकता था, अभी हमने इसका किया 0.7 है, तो 0.7 आपका कट आउट होने की वजह से ये प्लस का 1 आंसर कर देगा, है ना। तो कभी भी यदि ऐसा हो कि फ्रैक्शनल पार्ट है और उसमें उसी नंबर की नेगेटिव का फ्रैक्शनल पार्ट यदि ऐड कर दिया जाएगा तो 1 बन जाएगा यदि आपने इंटीजर नहीं लिया है, और यदि इंटीजर ले लिया है तो आंसर 0 बनेगा। कैसे बनेगा देखिएगा, मान लीजिए आपने ले लिया 1 प्लस में -1, तो आप जानते हो 1 में फ्रैक्शनल वैल्यू है ही नहीं, 1 में पॉइंट के बाद में 0 है, तो इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट इसका 0, और नेगेटिव वाला नंबर है तो भी क्या हुआ, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं तो भी आंसर 0, यानी टोटल करके 0। तो इंटीजर वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉन इंटीजर वैल्यू ली है तो आपको टोटल आंसर इसका 1 मिलते हुए दिखाई दे जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी है वो भी बड़ी अमेजिंग प्रॉपर्टी है।
नंबर 4 देखिए, यदि आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लिया, किसका? ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी नंबर का, और फिर उसका फ्रैक्शनल पार्ट ले लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया और फिर फ्रैक्शनल पार्ट ले लिया, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऐसे समझ में नहीं आया तो कोई एग्जांपल लेके 1.2 से ट्राई कर लेते हैं, है ना। देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या वर्क करता है? इंटीजर आंसर करता है ना, ये हमेशा इंटीजर आंसर करेगा। तो 1.2 वैल्यू 1 और 2 के बीच में होने की वजह से 1 इसका आंसर है, तो 1 नंबर में गया फ्रैक्शनल, 1 नंबर दिया फ्रैक्शनल पार्ट में, तो 1 का फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 होता है। मींस आपने यदि कोई ऐसी वैल्यू ले ली है जिसका आपने पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लिया है, तो इंटीजर क्रिएट हो चुका, और यदि इंटीजर क्रिएट हो चुका तो इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 होता है ना। अगेन हम एक और देखते हैं इसी में, यदि हम किसी नंबर का पहले फ्रैक्शनल पार्ट ले लेते हैं और फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेते हैं, तब क्या होगा? अगेन मान लीजिए 1.2 है आपके पास, 1.2 का आप फ्रैक्शनल पार्ट ले लें और फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे, तो 1.2 में फ्रैक्शनल पार्ट 0.2 है, 0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्रिएट करेंगे, तो 0.2 आपका 0 और 1 में 0 से 1 वाली रेंज में होने की वजह से पीछे वाली बैक साइड का इंटीजर आपको वर्क करके देगा, तो टोटल आंसर ये 0 बना के दे देगा, है ना। तो 0.2 में इसका आंसर कितना आएगा? 0 आ जाएगा। मींस हो क्या रहा है कि यदि आपने फ्रैक्शनल पार्ट लिया और फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लिया तो भी आंसर 0 आएगा, है ना। बहुत शानदार। कि आप यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेके फ्रैक्शनल पार्ट लेते हो तो भी आंसर 0 है, या पहले फ्रैक्शनल पार्ट ले लें और फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर दे दें तब भी आंसर 0 है ना। तो यदि आपको कहीं पे लिमिट में, कंटिन्यूटी में, डिफरेंशिएबिलिटी में इस तरीके से वर्क करवाया जाए, स्पेशली लिमिट में डरावना लगता है, तो आप इस तरीके से चीजें समझ के आसानी से जवाब दे सकते हो। नेक्स्ट नंबर 5, यदि आपने किसी नंबर का कई बार फ्रैक्शनल पार्ट ले लिया, कई बार फ्रैक्शनल पार्ट ले लिया तो क्या होगा, है ना। कई बार फ्रैक्शनल पार्ट लेने पर क्या होने वाला है? देखिए, आपने कोई नंबर लिया, मान लीजिए यहां पे 17.3 ले लिया और उसका आप फ्रैक्शनल पार्ट देखना चाहते हैं, तो इसमें इंटीजर वैल्यू कितनी है? इंटीजर वैल्यू 17 है, तो 17 को छोड़ दीजिए, यानी वैल्यू कितनी बनी? 0.3। इंटीजर को हटा दीजिए, आप इंटीजर को हटा देंगे तो वैल्यू बनेगी 0.3। 0.3 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 होता है, तो 0.3 पे पहले फ्रैक्शनल पार्ट लग गया तो 0.3 देगा। अब 0.3 का फिर से फ्रैक्शनल पार्ट लेंगे तो भी 0.3 होगा, फिर से फ्रैक्शनल पार्ट लेंगे तो भी 0.3 होगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि आप इतने सारे फ्रैक्शनल पार्ट लगाने की जरूरत क्यों देख रहे हो? इसका जस्ट आंसर ये कर दीजिए कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, है ना। इस तरीके से बोलते हैं इसको नेस्टेड फ्रैक्शनल पार्ट, यानी नेस्ट का मतलब घोंसला होता है। तो इस तरीके से यदि जंजाल बना के दे देगा कि फ्रैक्शनल पार्ट के फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट, बहुत सारे फ्रैक्शनल पार्ट, किसी एक बार फ्रैक्शनल पार्ट लेके लगातार यदि बार बार लेने की बात कर रहा है तो वो केवल रहने के लिए है। इसका जस्ट आंसर कितना होने वाला है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हमने काफी कुछ डिस्कस किया है, जिनमें सबसे पहले था हमारा फ्रैक्शनल पार्ट का डेफिनेशन क्या है, फिर उसके बाद में हमने डिस्कस किया इसका ग्राफ कैसे बनेगा, उसके बाद इसकी डोमेन और रेंज, और उसके बाद इसकी कुछ अमेजिंग प्रॉपर्टीज। ओके स्टूडेंट्स, तो यदि आप चैनल पे पहली बार आज वीडियो देख पा रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, और प्लेलिस्ट में जाके हम यदि प्रीवियस वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो हम आपके लिए ये चीज अवेलेबल करवा रहे हैं कि प्लेलिस्ट में ऐड करके, कंपटीशन मैथ्स नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप देख सकते हो, है ना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।